हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम करेंगे, समझेंगे और साथ में इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे द्वारा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक के डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो our topic is policies, acts and provisions related to education। तो देखिए यहाँ पे policies, acts और provision को तीनों को एक साथ ही करेंगे, बिकॉज देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपका 16 मार्क्स का, या कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है, बट ज्यादातर 16 मार्क्स का ही आता है। और हम जिस भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं उसको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं, सो दैट 16 की करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 मार्क्स की तैयारी हो ही जाएगी। देन यू हैव सेलेक्ट, उसमें आपको सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल लिखना पड़ता है, पूरा 16 मार्क्स जितना कंटेंट आप नहीं लिखते हैं। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करेंगे टेबल। इतना ज्यादा हम अलग अलग करके तीनों को नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नॉर्मली करेंगे जिसमें हमारी पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजन तीनों कवर हो जाएंगे। सो इस तरह का टेबल सबसे पहले आपको ड्रॉ कर देना है, एंड उसमें हम टोटल यहाँ पे मैंने 11 मेंशन किए हैं, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन 10 की दूंगी, हम 10 समझेंगे और जो टॉप मोस्ट 10 है। एंड आपको सभी 10 के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप 6 to 8 इसमें लिख सकते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन है राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 45। तो यहाँ पे इस टेबल को ड्रॉ करने का मतलब है आपको एग्जामिनर को बताना है कि हाँ आपको इतने पॉलिसीज, एक्ट, प्रोविजन ये सब पता है, बट आपको सभी के बारे में इलाबोरेट करके नहीं लिखना है। आप कोई भी 6, 7 या 8, मैक्सिमम 8, मिनिमम 6 आप लिख दीजिए उनको इलाबोरेट करके, बाकी आप ऐसे ही रहने दीजिए। और कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि आपको 1 to 6 ही करने हैं, 1 to 8 ही करने हैं, जो भी आपको इजी लगते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और उनके बारे में लिख दीजिए। ऑल्दो हम 10 करेंगे, जो यहाँ पे 1 to 10 है सीरियल नंबर, वो हम यहाँ पे इस क्लास में समझेंगे। सो फर्स्ट इज राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 45। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21E। एजुकेशन फॉर वुमेन, दैट इज 15, आर्टिकल 1 एंड पार्ट 3। Then promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker sections। तो ये weaker sections के रिगार्ड में एजुकेशन का पॉइंट है। Then इसमें आता है आर्टिकल 46। Yes, then करेंगे हम religious education, that is article 25, article 28, part 1 to 3। Then education of minorities, protection of interest of minorities again। Then article 29 इसके अंडर करेंगे। Then 7th सीरियल नंबर यहाँ पे हमारा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें हम करेंगे आर्टिकल 30। देन सीरियल नंबर 8 यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, आर्टिकल 350A। देन प्रमोशन ऑफ हिंदी, आर्टिकल 351। then education in union territories, article 239। then fundamental duty to provide opportunity for education, article 51A। सो कुछ इस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना है कि आप फर्स्ट जो भी लिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे फर्स्ट राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको स्किप करते हैं तो आपका, और आप करते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन फर्स्ट, तो आप इसको भी बना सकते हैं। एज सच आपको कोई जरूरी नहीं है, आप इसी फॉर्मेट में चलें। सो यहाँ पे है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फर्स्ट, और आप देख सकते हो मैंने इसके बारे में यहाँ पे कितना मेंशन किया है, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना हमें सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो पहला यहाँ पे है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हम सबको पता है आर्टिकल 45 के अंडर क्या प्रोविजन है कि जितने भी बच्चे
6 से 14 वर्ष के बीच हैं उन सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और प्लस कंपल्सरी है। अगर एक बच्चा हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है तो उसको एजुकेशन लेनी ही लेनी है और कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज इट इज कंपल्सरी। देन हम बात करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 45 हो गया है, यही है आर्टिकल 45, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45 के अंडर ही आता है। इसके बाद बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 45 भी आप कहेंगे ये राइट टू एजुकेशन है, तो बिल्कुल आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। बट ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का राइट सिर्फ आर्टिकल 45 है, इसके अलावा भी और राइट टू एजुकेशन है जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी बात एजुकेशन के राइट्स के बारे में की गई है, तो उनमें से एक है आर्टिकल 21A। अब इसमें क्या बात की गई है, द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। सेम बात की गई है, इन मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब देखिए यहाँ पे जहाँ इसमें भी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी 21A में भी हो रही है, तो हाँ इन सब में बात होती है, बट कुछ ना कुछ चाहे हम बोले 19-20 का फर्क जरूर मिलता है। कि जैसे यहाँ पे एडिशन में है इन सच मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2005, यहाँ फंडामेंटल राइट की बात होती है, तो यहाँ स्टेट के बारे में बात हो रही है कि स्टेट विल इंश्योर दिस बाय, स्टेट इंश्योर करेगा कि उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच, वो सब फ्री शिक्षा का लाभ, फ्री एजुकेशन का लाभ और साथ में लेनी ही लेनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सभी बच्चे या उनके पेरेंट्स फॉलो करें। ये आता है किसके अंतर्गत, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत। अब यहाँ पे 93 अमेंडमेंट भी है एक, अब वो क्या है, मतलब ये भी राइट टू एजुकेशन के अंडर ही आती है अमेंडमेंट। तो ये है प्राइमरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। प्राइमरी एजुकेशन पे यहाँ पे मतलब है प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों, मतलब कि 8वीं तक की शिक्षा की बात की जा रही है। नाउ बाय 93rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी एजुकेशन हैज मेड अ फंडामेंटल राइट, इट हैज बिकम अ लीगल राइट। देखिए यहाँ पे आप प्राइमरी से ये कंफ्यूज ना हो कि 1 से 5वीं तक की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा, जितनी एक लाइफ को बताने के लिए बेसिकली नीड है, तभी तो इसको फ्री और कंपल्सरी बनाया गया है, तो ये शिक्षा सभी को मिल पाए। तो यहाँ पे ये 93 अमेंडमेंट एक्ट बोल रहा है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले और उसको प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि है भी आर्टिकल 45 के अंदर, वो है भी। अब बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा एजुकेशन फॉर वुमेन। देखिए इंडिया में औरतों की स्थिति अगर हम देखें तो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी देखिए नीची ही रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप देख ले और आज भी देख ले, तो जितनी अच्छी स्थिति आदमियों की है, पुरुषों की है, उतनी औरतों की नहीं है। तो इसलिए जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या जिन्होंने वक्त के साथ चेंजेस लेके आए उनमें और आज भी ला रहे हैं, तो उन्हें ये चीज फील हुई और उन्होंने ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, ताकि क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, कुछ स्पेशल राइट्स, प्रोविजन, एक्ट्स वुमेन के लिए। तो क्यों डाले गए, हर क्षेत्र में, ना कि सिर्फ एजुकेशन में। ऑल्दो ये क्वेश्चन एजुकेशन का है तो हम बात एजुकेशन की करेंगे, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में, ताकि वुमेन की जो स्थिति है, औरतों की जो स्थिति है, वो पुरुषों के मुकाबले पहुंच पाए। उनसे ऊपर उठाने की बात नहीं की जाती है, बट वहां तक पहुंचाए, इक्वालिटी रहे। So this article is regarding no discrimination against any citizen on ground of sex, religion, race, place of birth। तो किसी को भी देखिए किसके बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कि लड़का है या लड़की है, रिलीजन के बेसिस पे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस बेसिस पे, और साथ में रेस, काला है, गोरा है,
मोटा है, पतला है या लंबा है, छोटा है, इसके बेसिस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो साउथ इंडिया में पैदा हुआ हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया में पैदा हुआ हो, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, तो उसके बेसिस पे, जहां पे वो जन्मा है उसके बेसिस पे उसको भेदभाव ना फील करना पड़े। अब देखिए अक्सर देखते हैं हम कि ईस्ट जो लोग होते हैं ईस्ट इंडिया के, उनको अक्सर लोग ऐसे ही चिढ़ा देते हैं नेपाली बोलकर या चाइनीज बोलकर, जो चीज बिल्कुल गलत है। वो वहाँ के जो जिस प्रकार के वो दिखते हैं, वो वहाँ का एक वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक नेचर की देन बोल सकते हैं हम उसको, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग सिमिलर हैं, चाइनीज के जैसे दिखते हैं तो आप उनको वो बोलेंगे। दे आर इंडियंस, एंड हमें किसी को भी प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन या रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने का हक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 15 थर्ड की और आर्टिकल 15(1) की। एक सेकेंड में इसको बोल्ड कर देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो एंड पॉइंट्स हाईलाइटेड रहें। तो जो पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए गए हैं, मेक श्योर आप उनको एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखें या ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दें या पेन से ही अंडरलाइन जरूर करें, या बोल्ड में लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे EDUCATION, मैंने ई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और कैपिटल में ही बोल्ड में सारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 पार्ट 3, आर्टिकल 15 पार्ट 1 है। अब ये क्या है इनको समझेंगे। अगर आपको पार्ट्स नहीं लिखने एग्जाम में तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने आर्टिकल 15 की डिस्क्रिप्शन लिख दी तो उतना भी बहुत है। अगर आप ज्यादा आपसे लर्निंग नहीं हो पाती है तो इतना डिटेल में ना जाए। So Article 15 Part 3 of the Constitution empower the state to make any special provision for women, and this include their education also. अब आर्टिकल 15 पार्ट 3 ये कहता है कि हर एक राज्य, हर एक स्टेट ये इंश्योर करे या एक पावर दे, स्पेशल पावर वुमेन्स के लिए। पावर नहीं कहेंगे तो प्रोविजन, मतलब औरतों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं ताकि उनको भी एजुकेशन में और बाकी ग्राउंड्स पे भी, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या जॉब की फील्ड में हो, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हो, तो उनको भी पुरुषों के मुकाबले या वहां तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए स्थिति को बेहतर करने के लिए, जो कि नहीं है औरतों की, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन हर एक राज्य सरकार अपने अपने राज्य में औरतों को दे। आगे है आर्टिकल 15 पार्ट 1। ये क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए आर्टिकल 15 यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये नेशनली हो रही है कि किसी भी, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं बोलेंगे, नेशन वाइड, पूरे ही सभी हमारे देश में ये रूल लागू होगा कि कोई भी सिटीजन सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव ना करे, ऐसा ना हो हमारे देश में। और साथ में राज्य भी इस चीज को देखे। देखिए यहाँ पे अलग अलग इतने पार्ट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि देखिए कभी आर्टिकल 15 बना होगा तो वहां पे किसी राज्य में ऐसा देखने को मिला होगा तो राज्य ने कह दिया होगा, जैसे हमें पता है डेमोक्रेसी है, राज्य में कोई और सरकार होती है और सेंट्रल में कोई और सरकार होती है, तो वहां पे इनके बीच डिस्प्यूट आ जाता है। तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करनी जरूरी है। जैसे कि राज्य में कोई घटना हुई कि देखने को मिला कि लोगों ने सेक्स, रिलीजन, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया, तो वहां पे राज्य कई बार कह देते हैं कि यह देखना हमारा कोई वो नहीं है, मतलब ये देखे, कौन देखे? राज्य सरकार ना देखे, राज्य सरकार अपना जो है अपने पे से चीजें हटाने के लिए बोल देती है कि ये चीज देखे सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि राज्य सरकार देखे। तो इसलिए ये पार्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें देखिए अब स्पेशली कहा जा रहा है कि स्टेट जो स्टेट है वो ये चीज इंश्योर करे कि उसके राज्य में राज्य सरकार ये चीज देखे कि उसके राज्य में सेक्स, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भेदभाव ना हो। तो कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे भी सेम बात लिखी है और यहाँ पे भी सेम बात लिखी है,
तो क्यों ये सेम बातें लिखी होती हैं, होप सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करेंगे फोर्थ पॉइंट जो हमारा था टेबल में, दैट इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसके अंडर है आर्टिकल 46। इसमें क्या कहा गया है, देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइन होती है इनको आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट लाइंस लिखी है वही है, या तो आप इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं अगर आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो मेक श्योर कि आप ये लाइन एग्जैक्ट लिखें, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा रट्टा। तो मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी आप इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं। तो यहाँ पे बात की जा रही है द स्टेट शॉल प्रोमोट, देखिए बात किसकी हो रही है, स्टेट की। स्टेट इज राज्य, कि राज्य ये इंश्योर करे, शॉल प्रमोट करे विद स्पेशल केयर दैट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, की एजुकेशन जो है और इकोनॉमी जो है वीकर सेक्शंस की ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, और वीकर सेक्शन में खास स्तर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, एंड शॉल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए जाति पे भेदभाव हमेशा से देखने को मिला है हमारे भारतवर्ष में, स्पेशली SC, ST और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको बहुत देखिए डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का सामना करते आना पड़ा है। और आज भी कई बार ऐसा होता है, आज भी आप गांव जिले में देखेंगे तो वो चीज आज के वक्त में भी हो रही है। तो ये चीज राज्य की, अपने हर एक राज्य सरकार देखे कि उसके स्टेट में ऐसा ना हो, और जो वीकर सेक्शन है उनका प्रमोशन हो, मतलब वो भी सामान्य जो लोग हैं उनके जैसा ही जीवन जिए, कोई लोग जाति के बेसिस पे भेदभाव ना कर सके वीकर सेक्शन के साथ, और वीकर सेक्शन में खास तौर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस, कोई भेदभाव ना हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया कुछ उनको मतलब कोई भी उनका दुरुपयोग ना कर पाए, कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या गलत काम करा रहे हैं उनसे, जैसा कि देखिए हमेशा देखने को मिलता रहा है। अगर आप देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी ताकि आप सभी की सोच भी चेंज हो। ऑल्दो आप सभी टीचर्स बनने जा रहे हैं, आपको देखिए आपकी क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगी जो डिफरेंट रिलीजन, कास्ट से होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस चीज को समझें। अगर हम देखें कि कुछ काम हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीवेज का काम हो गया, उसकी सफाई का, या कचरा उठाने का काम हो गया, तो ज्यादातर इन कामों के साथ हम रिलेट कर देते हैं छोटी जाति के लोगों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो वो चीज गलत है। ऐसा हाँ पहले होता था, वो भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे होता था, गलत चीजें बनाई गई थी, बट वो नहीं होना चाहिए। तो एज अ टीचर आपकी सोच यही होनी चाहिए कि इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन समाज में किस बेसिस पे, वीकर सेक्शन मतलब कास्ट के बेसिस पे वीकर सेक्शन को ना झेलना पड़े, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। तो बहुत ही उम्दा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट, और बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। देन अगला है फिफ्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर रिलीजियस एजुकेशन। अब रिलीजियस एजुकेशन के अंडर आता है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 का पार्ट 1 और आर्टिकल 28 का पार्ट 1। अगर आप चाहें तो आर्टिकल 25 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं अगर आपसे इतनी लर्निंग नहीं होती है, और अगर आप स्किप करना चाहें तो इन दोनों में से कोई भी एक स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 28 का पार्ट 2 भी है इसमें, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। सो यस, अब इसको रीड करते हैं एक बार। So right to propagate religion, that is Article 25 Part 1 of the Constitution, guarantees all the citizens a right of freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion. अब देखिए हमारी कंट्री में विभिन्न प्रकार के रिलीजन है, और रिलीजन के अंदर आप कास्ट देखेंगे, चलिए रिलीजन तो फिर भी लिमिटेड ही होते हैं,
विभिन्न प्रकार के मैं बोलूँ तो कास्ट हैं, और कास्ट की भी सब कास्ट हैं। तो इतनी वैरायटी आई डोंट थिंक किसी और देश में देखने को मिलती होंगी जितनी हमारे भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम में है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट प्रैक्टिस करने की आजादी है जो उसका दिल करे, चाहे वो उस पे जन्मा भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जन्म अगर हिंदू हुआ है और मैं अगर और कोई धर्म को अपनाना चाहती हूँ और फॉलो करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो बहुत पसंद है, तो अगर मैं उसमें कन्वर्ट होना चाहती हूँ, उसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो वो बिल्कुल मुझ पे डिपेंड करता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, वो मेरा हक है। देन यहाँ पे है आर्टिकल 28, इसको भी हाईलाइट करेंगे। तो इसमें बात करते हैं फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 रिलेट टू फ्रीडम एज to attendance at religious instruction of religious worship in certain educational institution. This article has 3 clauses. अब यहाँ पे 3 clauses भी हैं इसके, वो भी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 28 के। अब देखिए बात यहाँ पे हो रही है आर्टिकल 28, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर आप चाहें, बेशक से आपका धर्म कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे गुरुद्वारे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे चर्च जाने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं दरगाह जाना चाहती हूँ, वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो मेरा राइट है कि मैं जहाँ पे भी जाके पूजा करना चाहूँ, वर्शिप करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। तो ये आर्टिकल 28 हमें बता रहा है कि हमें आजादी है कि हम कहीं पर भी जाके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इसमें 3 आर्टिकल्स 3 पार्ट्स में है बेसिकली ये, तो इनको डिस्कस करेंगे। लाइक 28(1) states no religion instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट स्किप हो गया, यहाँ पे बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है कि बच्चे चाहे जोन सा भी, लाइक हमने एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं आपको इसका, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्रिश्चियन स्कूल्स भी होते हैं एंड हिंदू स्कूल्स भी होते हैं एंड मुस्लिम स्कूल्स भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम स्कूल में या क्रिश्चियन स्कूल में सिर्फ उसी रिलीजन के बच्चे एडमिशन ले पाए। आप चाहें तो अगर मेरा बच्चा हिंदू है और मैं उसको किसी क्रिश्चियन स्कूल से एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल अप्लाई कर सकती हूँ और मेरा बच्चा वहां से पढ़ सकता है। तो ये चीज आर्टिकल 28 इंश्योर करता है। और प्लस कोई भी देखिए अगर वहां पे प्रैक्टिस होती है किसी भी पर्टिकुलर, लाइक उस क्रिश्चियन स्कूल्स में अक्सर चर्च होते हैं और वहां पे बच्चे अक्सर फ्राइडे को मास अटेंड करते हैं, इवन टीचर्स भी करती हैं। तो अगर बच्चे जाके वर्शिप करना चाहता है एक हिंदू बच्चा भी, तो उसको कोई रोकेगा नहीं, वो जा सकता है, उसको आजादी है। ऐसे ही अगर किसी स्कूल में अगर हम देखते हैं जो हिंदू स्कूल्स होते हैं, ऑल्दो मैं कभी कैटेगराइज नहीं करती हूँ ऐसे स्कूलों को हिंदू स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, बट रियलिटी यही है। सो अगर कोई हिंदू स्कूल है, लाइक कोई नॉर्मल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें रिसेप्शन पे अक्सर सरस्वती माँ की फोटो होती है और एक छोटा सा मंदिर डेवलप कर देते हैं वहीं पे। तो वहां पे मतलब हो गया कि बच्चे वहां पे अगर पूजा करना चाहता है, हाथ जोड़ना चाहता है या कोई भी तरीके से वर्शिप करना चाहता है तो उसको बिल्कुल आजादी है और वो वहां कर सकता है अपने तरीके से वर्शिप, चाहे वो हिंदू बच्चा ही हो या क्रिश्चियन बच्चा हो या और किसी धर्म का बच्चा हो। तो ये आजादी होती है रिलीजियस वर्शिप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। सो आर्टिकल 28 पार्ट 1 में बात की जा रही है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, बट ये वाला पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत बार किताबों तक रह जाता है, बिकॉज रिलीजियस एजुकेशन मुझे जितना टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने देखने को स्कूलों में मिली है। चाहे आप उसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्शनल ही बोल लीजिए, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट बना देते हैं और वहां पे एजुकेशन देते हैं, तो वो
फिर ये आर्टिकल्स होने का क्या मतलब है वो मुझे आज तक समझ भी नहीं आया है। सो यहाँ पे बात हो रही है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा किसी भी स्कूल में कि आप पर्टिकुलरली एक धर्म के बारे में बता रहे हैं, बट ऐसा हो रहा है, उसको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कर देते हैं और बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। एंड ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे बिकॉज हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देन आर्टिकल 28 पार्ट 2 है यहाँ पे, नथिंग इन क्लॉज 1 शॉल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि कोई स्कूल अगर या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली स्कूल, कोई ट्रस्ट या एंडोनमेंट के द्वारा चलाया जाता है और जहाँ पे जरूरी है ऐसी इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना, एंड विद द प्रायर परमिशन दे कैन इम्पार्ट सच रिलीजियस एजुकेशंस इन सच इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ये क्लॉज भी है जो अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलता है, बट अगेन उसमें क्लॉज 1 जो यहाँ पे कह रहा है उसका अपोजिट हो जाता है और क्लॉज 2 में जो बात की जा रही है उसके हित में हो जाता है। तो ये कैसे बनाया है इसको मुझे तो समझ नहीं आता है, ऑल्दो आपको लिखना तो पड़ेगा ही अपने एग्जाम्स में। सो आर्टिकल 28 इज बेसिकली दिस। अगर आप इसके पार्ट्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप आर्टिकल 25 क्लॉज 1 देन आर्टिकल 28 इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे आर्टिकल 28 पार्ट 3, दिस lays down no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious institutions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given a consent thereto। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल 28 आया, फिर उसमें क्लॉज 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर थर्ड पार्ट भी उसका ऐड हो रहा है। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कुछ आर्टिकल्स को समझना मुश्किल हो जाता है और उनको घुमा दिया जाता है। घुमा किसके द्वारा दिया जाता है? जो ऐसी चीज कर रहे होते हैं। तो इसलिए देखिए इसमें एडिशन होता रहता है, फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड पार्ट आया, थर्ड पार्ट आया, कुछ चीजें कमियां देखने को मिली। कमियां मतलब लोग उस बात को समझते हैं बट उसको घुमा देते हैं करने के लिए, तो इसलिए ये एडिशंस देखने को मिलते हैं। ऑल्दो अगर आप पार्ट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप शॉर्ट एंड क्रिस्पी इसको बना सकते हैं, दैट इज सिर्फ इतना आपको लिखना है। आगे बात करेंगे 6th सीरियल नंबर जो हमारा था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देन आर्टिकल 29 है इसके अंदर जिसमें दैट रिलेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बिल्कुल माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो इनको डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture or its own shall have the right to conserve the same। एक इंडिविजुअल चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, कहीं का भी सिटीजन हो, मतलब पूरे भारतवर्ष में हमारे, तो उसको जो भी उसकी लैंग्वेज है, उसको उसकी स्क्रिप्ट, उसका कल्चर, उनको कंजर्व करने की पावर उसके पास है। मतलब उसको आप समेट कर रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साउथ इंडिया में रहता है और सपोज वो केरला से है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मलयाली लैंग्वेज है, और आप ये लगा लीजिए वो गुजरात में रहता है, गुजरात की रीजनल लैंग्वेज है गुजराती, और वहां पे अगर वो मलयाली बोलता है और अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, तो वहां पे भी वो लैंग्वेज बोल सकता है, या जो भी उसके कल्चर की चीज है वो फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है। देखिए
अगर आप किसी एक स्टेट में हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप वहीं की परंपराओं को मतलब कल्चर को फॉलो करेंगे। आप किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कितने लोग हैं, अगर आप देखेंगे, जो आउट ऑफ द इंडिया रहते हैं और वहां पे भी उन्होंने अपना कल्चर जो है कंजर्व करके रखा है। लाइक अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर भी, विदेशों में जाकर भी अपने संडेज में या हॉलीडेज में अक्सर चूल्हे पे रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने अपना ये कल्चर बाहर भी लेके गए, वरना बाहर ये कल्चर नहीं है, बाहर बारबेक्यू का जमाना है। तो एक तरह से अपना कल्चर प्रिजर्व किया, बिकॉज अपने कल्चर की चीज नहीं छोड़ी जाती है, अपना कल्चर सभी को प्यारा होता है। अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे हरियाणवी का जो कल्चर है वो नहीं छोड़ सकती, मुझे उससे बहुत प्यार है। और जो भी इंसान जिस भी कल्चर में बॉर्न और बॉटअप हुआ होता है उसको वो कल्चर बिल्कुल पसंद होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये राइट यहाँ पे, ये आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे बनाया गया कि कोई भी सिटीजन है कहीं पे भी रहता हो उसे अपना कल्चर फॉलो करने की पूरी आजादी है, कंजर्व कर सकता है। देन यहाँ पे बी पार्ट है, नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। देखिए, मैं हरियाणा में रहती हूँ और अगर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ कहीं साउथ में और मैं अपने बच्चों को वहां एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ, सो दैट इज अप टू मी। मुझे कोई मना नहीं कर सकता मेरे बच्चों को कि नहीं आप यहाँ की स्कूल में, क्योंकि ये आपके कल्चर नहीं है, इस स्कूल में बहुत अलग है, आपके बच्चों ने इतनी एजुकेशन वहां से ली है, अब आप नए आए हो, यहाँ शिफ्ट हो गए हो, नहीं ले सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा तमिलनाडु में पढ़े, मैं वहां रहती हूँ, तो बिल्कुल मैं अपने बच्चे को वहां के स्कूल में डलवा सकती हूँ। कोई भी एडमिशन देने से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे या और किसी अन्य बेसिस पे मना नहीं कर सकता है एडमिशन से। तो ये था आर्टिकल 29। अब बात करेंगे, 7th पॉइंट हमारा था राइट of minorities to establish and administer educational institutions। देखिए, अगर आप 6th पॉइंट तक ही लिखना चाहते हैं, मिनिमम लिखना चाहते हैं, तो आप यहीं तक समझिए, इसके आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप और एडिशन में लिखना चाहते हैं या जो इजी लगे वो पिक करना चाहते हैं तो आगे बिल्कुल बने रहे। और एजुकेशन से रिलेटेड देखिए, पॉलिसीज, एक्ट्स और प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जानकारी तो आपको होनी चाहिए, तो बिल्कुल अंत तक बने रहें। अब यहाँ पे अगेन माइनॉरिटीज के लिए है कि एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 आता है, इसके अंदर बात हो रही है यहाँ पे ऑल माइनॉरिटीज। देखिए अगेन इन्वर्टेड कॉमास है, अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास का रट्टा नहीं लगाना है, जो मैंने कभी नहीं लगाया, तो मैं कभी इन्वर्टेड कॉमास को ना सजेस्ट करती हूँ और ना लिखती हूँ। तो मैं बारी बारी आपको एक ही चीज बोल रही हूँ कि आप भी इसको फॉलो ना करें। इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ चीजें लिखी गई हैं, बट आप उनको समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखें। यहाँ पे बात हो रही है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे माइनॉरिटीज वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे हो, उनके पास राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब देखिए, माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ पे कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा या अन्य किसी बेसिस पे भी नहीं होगा। एक माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी उतना ही हक है और वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से अपने बच्चों को डलवा सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता है। Next is the state shall not discriminate
against any educational institution in respect of granting aid or the ground that is under management of the minority whether based on religion or language। अब मैंने हमेशा बोला है एडिशन होता रहता है, तो ये एक वही एडिशन है। अगर आप नहीं चाहते पार्ट बी लिखना तो आप पार्ट ए लिखकर आर्टिकल 30 लिखिए, उसके बारे में यहाँ पे सिर्फ पार्ट ए को डिस्क्राइब कर दीजिए, बी पार्ट अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे 8 पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, आर्टिकल 350 ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी, अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है, सभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि प्राइमरी लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो मदर टंग का रहेगा हर एक स्कूल में। ऐसा नहीं है अगर बच्चे को फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ज्यादा देना पसंद करती हूँ कि अगर हरियाणा से कोई बच्चा तमिलनाडु में शिफ्ट हुआ है और वहां पे पढ़ता है और वहां पे प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज वहां की रीजनल लैंग्वेज एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल मलयाली लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, तो ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा कोई स्कूल नहीं करेगा कि वो प्राइमरी जो उसकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसी में इंस्ट्रक्शन देगा। प्राइमरी स्टेज तक मतलब 5वीं तक की या एलिमेंट्री तक की शिक्षा जो होगी बेसिकली वो देगा जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें। अब यहाँ पे बात आती है कि वहां के टीचर्स को तो ये फैसिलिटी नहीं होगी, मे बी वहां के टीचर्स को हिंदी ना आती हो, तो देखिए इसके लिए भी बहुत सारे एक्ट्स और पॉलिसीज बनाई गई हैं जिसमें स्कूल में जो टीचर्स रखी जाती हैं वो इसी बेसिस पे रखी जाती हैं, एटलीस्ट वो मल्टीलिंगुअल हो। तो एक बार रीड करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आर्टिकल 350A रिलेट्स टू फैसिलिटेट फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, मतलब 5वीं तक की जो शिक्षा है, प्राइमरी स्टेज तक की जो एजुकेशन है वो बच्चे को मदर टंग में दी जाए, क्योंकि वहीं पे आप बच्चे को कुछ सिखा भी रहे हैं और साथ में लैंग्वेज भी थोप देते हैं बच्चे पे, तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसलिए बच्चा लर्न करता रहे और सही से उसका जो बेस है वो बन पाए, जो प्राइमरी स्टेज में बनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि मदर टंग से बच्चों को सीखने का अवसर मिले और फैसिलिटी ये हो। तो बाकी यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। एंड अगर आपको दोनों याद नहीं होते हैं तो आप सिर्फ 8 पॉइंट लिख के आर्टिकल्स मेंशन करके सीधा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए 5वीं तक की प्राइमरी एजुकेशन की वो होनी चाहिए मदर टंग में। आगे बात करेंगे प्रमोशन ऑफ हिंदी। देखिए नेशनल लैंग्वेज का प्रमोशन बहुत जरूरी है। ये देखने को मिला इंडिपेंडेंस के बाद कि हिंदी भाषा का बहुत जगह यूज नहीं हो रहा था, ये नॉर्थ में ज्यादा था और बाकी ईस्ट की बात करें आप या साउथ इंडिया की बात करें तो वहां तो हालात बहुत खराब हो गए थे कि हिंदी का यूसेज था ही नहीं। और आज के टाइम में भी आप देखेंगे बहुत कम लोग हैं जिनको हिंदी आती है, या तो उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं आती है, जो कि हमारे लिए बहुत, देखिए एक तरह से बोले तो डरावनी बात है। क्यों डरावनी है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है और एक फॉरेन लैंग्वेज आती है बट नेशनल लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ पे हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसका एक तरह से खोना आप कह सकते हैं। सो यहाँ पे है आर्टिकल 351 इज रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ हिंदी, की हिंदी को बढ़ावा मिल सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस हिंदी। Then according to article 351 it is the special responsibility of the center की ये responsibility है to develop the national language को develop किया जाए जो कि है हिंदी, so that it may serve as a medium of expression for the elements of the composite culture of India. For this there is a directorate of Hindi in the Central Ministry of Home Affairs. So इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स की गई हैं कि हिंदी को पूरे नेशनल जो हमारी देखिए नेशनल लैंग्वेज है उसको एक अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जाए, बिकॉज हर एक नागरिक को मातृभाषा आए वो बहुत जरूरी है।
आगे है 10th पॉइंट यहाँ पे एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज। तो इसके अंदर आता है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स सेव, देखिए अगेन इन्वर्टेड कॉमास है, ना लिखे अगर याद नहीं होता है तो, save as otherwise provided by parliament by how every union territory shall be administered by the president acting to such extent as he thinks fit, though through as administrator to be appointed by him with such designations as he may specify. This means that every union territory, short में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इतना लिख देते हैं इसके अंदर तो वो भी बहुत है। This means that every union territory has its own education department and the responsibility of education in union territory has been अंडर यूनियन और सेंटर गवर्नमेंट। देखिए अब कई बार हमने जितने भी लॉज देखे हैं यहाँ पे, प्रोविजंस देखे हैं, उनमें स्टेट के लिए तो स्पेसिफाई कर दिया जाता है, लेकिन स्टेट के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो स्टेट तो है नहीं, तो अगर वो चीज वहां पे फॉलो नहीं होती है तो उनके पास एक अच्छा पॉइंट होता है ये बोलने के लिए कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाई गई हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनमें स्टेट के लिए मेंशन है, यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 239 इसी की जो कमी है वो पूरी करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाता है यूनियन टेरिटरीज के लिए भी, जहाँ पे देखिए पार्लियामेंट का रोल ज्यादा होता है, प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट का देखभाल ज्यादा होती है, शासन तो नहीं बोलेंगे, बट यूनियन टेरिटरीज आप सभी को क्लियर है क्या होता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ये चीज इंश्योर करे। तो ये सब चीजें हैं। तो टोटल हमने 10 किए हैं, 11 है टेबल में, कोई भी 10 आप लिख सकते हैं टेबल में, देन 6 to 8 आपको डिस्क्राइब करके लिखने हैं। मैंने आपको इन शॉर्ट भी बता दिया है कि जरूरी नहीं है आप इतना ही कंटेंट लिखें, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अटेंड किया जा सकता है। बहुत ही ब्रीफ और डिटेल टॉपिक ये था, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, बट इस टॉपिक पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझा जाए तभी इसको अटेंड किया जा सकता है। एक और तरीके से, जैसे कि ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है उस तरीके से अगर आप इस टॉपिक को अटेंड करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके नोट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को अटेंड किया जा सकता है, जैसा कि आप सभी की बुक्स में गिवन है। तो बेस्ट वे इसको करने का जो तरीका था वो था इस तरह से टैबुलर फॉर्म में किया जाए एंड देन एक एक करके आप डिस्क्राइब करें। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.